अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप बच्चों के सामने एक नया यूनिट मौजूद है, बायोकेमिस्ट्री, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके सामने मौजूद हूँ। इस यूनिट में हम जो स्टार्ट लेंगे वो इंट्रोडक्शन का है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ईटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी ईटिंग, एंड लास्ट पे लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो बुक के ऊपर होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ले रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से भी पहले हम इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे क्या, और उससे पहले हमने लास्ट चैप्टर जो क्लोज़ किया था वो हाइड्रोकार्बन का था, जो कि एक इम्पोर्टेंट यूनिट था। उसमें हमने जो रिएक्शंस पढ़े थे अल्केन्स के लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी जो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे क्या, आपको कुछ ये जो टॉपिक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि इसमें हम ईटिंग और हेल्थी ईटिंग और इसकी इम्पोर्टेंस। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि SLO जो है वो 1 हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with chemical reactions occur in the living things. Occur in living organisms. ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें हमने जो बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया कि केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर प्रोसीड हो रहे होते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा इट आल्सो डील्स विद, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इट आल्सो डील्स विद बायोमॉलिक्यूल्स, या हम इस तरह लिखें, डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से कि कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। उसके बाद इसके साथ हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स जिसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स, और एंड कोलेस्ट्रोल ETC, कोलेस्टेरोल्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं कि इट डील्स विद लिविंग मैटर्स। इट डील्स विद लिविंग मैटर, जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी थी उसके साथ ये रिलेट कर रही है। तो हम बायोकेमिस्ट्री को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि ये जो मैंने लिखा है कि इट आल्सो डील्स विद द फॉलोइंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर बायोमॉलिक्यूल। द बायोमॉलिक्यूल्स एक्ट एज फ्यूल फॉर body and provide energy. अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि these biomolecules act as a fuel, कि जब हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो ये बॉडी को क्या करती हैं, फ्यूल प्रोवाइड करती हैं, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी डिफरेंट किस्म के फंक्शन कर सकती है। जैसे आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। अगर
आप सुबह नाश्ता ना करके आएँ तो क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। ये जो था कुछ इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का, ये जो मैंने लिखा हुआ था वो लास्ट पे था। आपकी बुक के ऊपर भी कुछ इंट्रोडक्शन के बाद बायोकेमिस्ट्री है। मैंने इसको पहले रखा कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शंस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे इंसान है, आप अपने ऊपर गौर करें, हम सुबह दोपहर रात हर टाइम खाना खाते हैं, खाने के अलावा दूसरी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे, रिफ़्रेशमेंट्स। उसके अंदर डिफरेंट तरह के बायो मालिक्यूल्स होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, जैसे हम जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर रोटी ब्रेड इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गोश्त, फ़िश, ये चिकन, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अंडा, उसके अंदर प्रोटीन्स शामिल होती हैं। ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जब ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मालिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीनियस इन नेचर। ये क्या करते हैं, एज अ बायो कैटालिस्ट एक्ट करते हैं और इन लार्जर मालिक्यूल को क्या करते हैं, छोटे मालिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं। जब ये छोटे मालिक्यूल्स के अंदर तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शन करने के काबिल हो सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स, ये जो मालिक्यूल्स हैं ये ऑयल या फिर क्या हो सकता है, वेजिटेबल घी हो सकते हैं। अब इन दोनों में अब जब हम जाएंगे हेल्दी ईटिंग के ऊपर, इसमें हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि कौन से खाने हमारे लिए हेल्दी हैं और इन खानों की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम ज़रा इसकी जो बुक पे डेफिनेशन लिखी गई है उसको भी साथ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखा गया है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, बायो जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस जो है दिस इज़ थाट, थिंकिंग। आप ज़िंदगी के बारे में सोच विचार करते हैं। अब अगर इसके अंदर केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो ये कम्बिनेशन हो जाता है दो चीज़ों का, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तो हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, लेकिन साथ में बायोलॉजी जब मिलेगी तो उसका मतलब है लिविंग थिंग्स। अब हम लिविंग थिंग्स के अंदर क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम केमिकल रिएक्शन, इस बुक का जो हिस्सा हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। न्यूट्रिशन, जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आया हम हेल्दी फूड लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हैं या नहीं। उसके बाद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपके सामने बोर्ड पे जो सारे मालिक्यूल्स लिखे हैं, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक भी कंपोनेंट्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम नमक यूज़ करते हैं NaCl, ये एक इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ये हमारे हर खाने का हिस्सा होता है। इसको अगर हम एक्सेस में यूज़ करते हैं, कम यूज़ कर देते हैं, तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी दैट इट नीड्स टू ग्रो, प्ले एंड रिपेयर। ये सारे मालिक्यूल्स आपको चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर ग्रोथ के अलावा आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता तो हो सकता है आपकी बॉडी एक नॉर्मल बच्चा या नॉर्मल अडल्ट जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव ना करे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। जो पहला आपकी बुक के ऊपर पेज मौजूद है इंट्रोडक्शन, उसके साथ एक डायग्राम बनी हुई है ब्रेन की और ज़्यादा फोकस किया गया है ब्रेन को। ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस किया था उसके साथ आगे चलते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो आपकी बुक के ऊपर पेज पे लिखा गया है, ब्रेन की एग्जांपल बनाई गई है, ब्रेन, और इसके साथ जो चीज़ लिखी गई है वो फ्यूल। ब्रेन, फ्यूल
और इसके बाद क्या है, दिस इज़ प्रॉपर वर्किंग। अगर इसको हम फ्यूल देते हैं तो ये ब्रेन क्या करेगा, प्रॉपर वर्किंग करेगा। इसके साथ साथ हम एक बात और लिखते हैं यहाँ पे कि आपका जो ब्रेन है ये सुपरवाइज करता है तमाम चीज़ों को। यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस इज़ सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र ऑफ ऑल फंक्शन हैपनिंग विद इन द बॉडी और बाय द बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं या आपकी बॉडी कोई काम करना चाहती है तो वो सुपरवाइज्ड किससे होता है, आपके ब्रेन से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने क्या करना है, जैसे आप बच्चे क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चे साथ साथ क्या कर रहे होंगे, राइटिंग और रीडिंग भी कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, राइटिंग। और जैसे आप ब्रेक टाइम प्ले करते हैं, प्लेइंग। इवन के रात को जब आप सो रहे होते हैं तो तब भी आपका जो दिमाग होता है वो अवेक होता है, ठीक है। तमाम जो आपकी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। इसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। अगर आप ब्रेन को फ्यूल देते रहेंगे तो आपका ब्रेन काम करता रहेगा। अगर आपका ब्रेन फ्यूल नहीं लेगा या आप उसको फ्यूल नहीं देंगे, ये फ्यूल क्या है, आपका फूड है जो आप खाते हैं, ठीक है। जो फ्यूल इंसान का क्या है, वो फूड है जो वो खाता है, चाहे वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। दोनों सूरतों में आप अडाप्ट। जैसे आप बच्चे हैं, ब्रेक टाइम आप कैंटीन पे जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के आइटम्स मौजूद हैं। एक बच्चा जो है वो ब्रेक टाइम घर से कुछ स्नैक्स बना के लाता है या घर से एप्पल ले आता है, घर का बना हुआ खाना ले आता है। और एक दूसरा बच्चा है जो ब्रेक टाइम क्या करता है, चना चाट, समोसा और इस तरह की चीज़ें वो रोज़ खाता है। और वहाँ पे जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो ठीक है या नहीं है वो भी आपने साथ देखना होता है। अगर आप इसको हेल्दी फूड देंगे ब्रेन को, हेल्दी फूड, तो आपका ब्रेन भी क्या होगा, अल्टीमेटली हेल्दी होगा, ठीक है। और एक क्या मुहावरा भी है कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप साथ में क्या होंगे, आपका जो वाइस अक्ल भी आपकी जो लेवल है उसका इंक्रीज़ होगा। अगर आप क्या करेंगे कि ब्रेन को हेल्दी फूड नहीं देंगे, अनहेल्दी फूड देंगे। ये अनहेल्दी फूड क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि रोज़ एक बच्चा जो है वो समोसा, चना चाट, ये जो आजकल पापड़ आए हुए हैं वो इस्तेमाल करता है, रोज़ खाता रहता है, नीम को इस्तेमाल करता है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो वो क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। उसका जो ब्रेन है उस तरह की डेवलपमेंट नहीं करेगा। आपको अनहेल्दी फूड खाएंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी से क्या हो जाएगा, मूव करेगा, जो हम क्या कह सकते हैं कि अनहेल्दी की तरफ मूव करेगा। आपका ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या यहाँ पे रखेंगे कि आपने बैलेंस डाइट का ख्याल रखना है। इस केस में बैलेंस डाइट क्या होती है कि आप जब खाना खा रहे हों तो आप अपने फूड के अंदर सैलड का भी एहतमाम करें। चिकन है तो आप वो भी खाएं, गोश्त खाएं, हफ्ते में एक बार ज़रूर खाएं। इसके अलावा आप जो बीन्स हैं, दालें, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स का भी ख्याल रखें। ये नहीं है कि एक हम सैलड है तो सैलड ही खाते रहेंगे। एक बंदा अगर सैलड खाता है तो वो क्या होगा कि उसका जिस्म जो है वो बजाय फ़ैट होने के वो दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा। और एक बंदा अगर गोश्त के ऊपर ही वो बेस करता है तो क्या होगा, उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ को ही यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह से आपके ब्रेन के ऊपर भी चेंजिंग आएगी। आप अगर हेल्दी फूड इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही डेवलप होगी। तो अब ज़रा हम इसको देखते हैं, आपकी बुक के ऊपर क्या है कि अगर आप थिंक अबाउट योर ब्रेन इट वर्क्स, कि आप अगर आप दिमाग के बारे में सोचते हैं तो ये
24 घंटे और 7 दिन, मतलब ये हर वक्त एक्टिव रहता है, इवन कि आप सोए भी रहें तब भी। तो इसको, जैसे मैंने बात की कि इसके लिए इसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। वो फ्यूल क्या है? आपकी खुराक है। जिस तरह की खुराक आप इस्तेमाल करेंगे वैसा ही आपके साथ जो है वो खुराक रिएक्शन करेगी, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब ये क्या होगा कि लास्ट पे इसने लिखा है कि इट मीन्स दैट यू ईट डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, फाइनली योर लाइफ। जब आपका ब्रेन डैमेज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी अफेक्ट्स होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसका सारा जो डिपेंडेंसी है वो आपकी फूड के ऊपर है कि आप कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। ये मैंने अभी आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है और एक के ऊपर टिक लगा हुआ है। जो टिक है जो हम देख रहे हैं कि ये एक एप्पल है, फ्रूट है। अगर आप एक एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है कि इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, और आयरन आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बंदा सुर्खी माइल नज़र आता है तो उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है वो ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। ड्यू टू दिस आयरन कंटेंट, आयरन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी सुर्खी माइल होगी। जिसके साथ साथ एक क्रॉस लगा हुआ है। ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिज़्ज़ा आजकल शौक़ से खाते हैं, बर्गर शौक़ से खाते हैं, और इस तरह की जो स्पाइसी फूड हैं वो हम शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी फूड नहीं है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैलोरीज़ और फैट्स ज़्यादा होते हैं जो हमारे लिए ओबेसिटी का बायस बन सकते हैं। एक मैं आपको वाक़या बता देता हूँ कि एक रियल वाक़या है कि हमारे एक स्टूडेंट ही है, वो इस तरह जो फूड्स आजकल आए हुए हैं जैसे पिज़्ज़ा है वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता था, बर्गर ज़्यादा इस्तेमाल करता था। ये क्या हुआ कि वो वक्त के साथ साथ वो किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, उसको जो स्टूल है वो पास नहीं हो रहा था काफ़ी हफ्तों से। तो क्या हुआ, वो डिज़ीज़ में मुब्तला हो गया, उसको हॉस्पिटल में क्या करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा। फिर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सारा जो स्टमक था वह वाश किया, स्टूल वाश किया गया, गुर्दे वाश किए गए। तो ये एक लंबा प्रोसेस चला, ठीक है। हो सकता है हाइजीन जो प्रोसेस वो ठीक ना हो रहा, सफाई सुथराई का ख्याल ना हो। कुछ बच्चे जो है वो हाथ साबुन से धोते नहीं हैं। ब्रेक टाइम भी आप कोशिश करें कि आप अपने हाथ जो हैं वो खाना खाने से पहले साबुन के साथ धोएं, और जो ऐसी खुराक जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है वो आप यूज़ करें। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आप घर से कोई फल फ्रूट ला सकते हैं। रोज़ फल फ्रूट ना खाएं, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसी फूड की तरफ अपनी आदत को ना लेके जाएं। रोज़ ही अगर आप स्पाइसी फूड यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी या तो ओबेसिटी की तरफ जा सकती है, ठीक है, या आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। यहाँ पे मैं दो बातें बताना चाहूँगा कि हम जो है वो घरों में घी, वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से जो ज़्यादा हेल्दी है वो वेजिटेबल ऑयल है, क्योंकि वो हर टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर वो आप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर वो जमता नहीं है। जबकि वेजिटेबल घी आप यूज़ करेंगे तो अगर आप वो खा के काम नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि उन ब्लड वेसल के अंदर चर्बी आना शुरू हो जाती है। जब ब्लड की जो वेसल्स हैं उनमें खून का जो बहाव है वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका हार्ट है वो ज़ोर से पंप करेगा। आखिरकार क्या होगा कि हार्ट अरेस्ट हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हार्ट फट सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर ब्लड को सप्लाई नहीं कर रहा, उसका जो वे है वो ब्लॉक हो रहा है। तो इस तरह से आप इनमें भी वेजिटेबल घी आप इस्तेमाल करना चाहें, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करना चाहें, तो इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो वेजिटेबल ऑयल है। तो इसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग का तो मैंने आपको बताया। अब न्यूट्रिशन क्या होती है या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो अज्जा होते हैं खुराक के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सके। जैसे मैंने आपको एक आयरन कंटेंट का बताया, ये भी एक न्यूट्रिएंट है।
कि अगर हम सेब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा आएगा। अगर हम दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर आएगा। अगर हम सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें भी तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ मालिक्यूल्स, जैसे एक डेफिनेशन लिखी गई है कि द टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। अब मैंने जैसे स्टार्ट में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में कुछ बायो मालिक्यूल्स का जिक्र किया था, वो आपकी खुराक का हिस्सा होते हैं। चाहे आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं या अनहेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं, दोनों केसेस में आपकी फ़ूड का हिस्सा होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें से आपने जो हेल्दी फूड है उसका जो है वो आपने चूज़ करनी है उसको। उसके बाद जो अगला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब ये जो हेल्दी न्यूट्रिशन है इसको हम ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करें, भाई इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला जो इसने बुक पे लिखा है, रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम NaCl, एक मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की, तो उसमें जो सोडियम है वो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर रेट को इंक्रीज़ करता है। और जो बीपी के मरीज़ होते हैं उनको नमक जो है वो खाने में कम करने का कहा जाता है, क्योंकि जो आम घरों में नॉर्मल नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम कंटेंट होता है। तो इस तरह से आप अपनी फूड के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए जो सोडियम क्लोराइड है वो ठीक है, जब तक आपको कोई डिजीज़ नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, मैंने आपको एक बात बताई कि वेजिटेबल ऑयल और घी की, अगर आप घी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चर्बी वाले खाने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा और आपका बीपी शूट करेगा, आपकी कोई रग फट सकती है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है या आपका दिल फट सकता है। ठीक है, तो पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद लोअर हाई कोलेस्ट्रोल लेवल। मैंने ये जो हम बता रहे हैं कि जब आप चर्बी वाले खाने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3, अ हेल्दी बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट सर्टेन डिजीज़ सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर एंड स्केलेटल प्रॉब्लम्स। एक हेल्दी बैलेंस डाइट से क्या होता है कि हम तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पे जिक्र किया गया ओबेसिटी। आजकल जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो ओबेसिटी है, जो मोटापा है। ठीक है, हम इस तरह के खाने खाते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हम मोटापे की तरफ मूव कर रहे हैं। डायबिटीज़ हमारे यहाँ, शुगर जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर हम बैलेंस डाइट का एहतमाम करेंगे तो हम इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे है व्हाट इज़ हेल्दी ईटिंग एंड बैलेंस डाइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हेल्दी ईटिंग या बैलेंस डाइट क्या होता है कि आपकी जो फूड है उसके अंदर तमाम ज़रूरी अज्जा शामिल होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट और हेल्दी ईटिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आज बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन सीखा और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा। एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और जो बैलेंस डाइट और इसकी इम्पोर्टेंस को सीखा गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, इसमें आप शार्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।